students, and welcome back to the EduExcel channel, an e-learning platform. This is your biology teacher, Abdul Ahad. And as you all know that we were studying about the ninth entrance and we were preparing for that. और इससे पहले हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उसको कंप्लीट कर लिया। इससे पिछले पार्ट में हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग सेल चैप्टर की बात कर रहे थे जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और सेल चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी बच्चों। सेल में हम लोगों ने देखा था कि सेल को जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सेल क्या होता है, यानी कि हम लोगों ने देखा था कि कोई भी चीज जो बनी हुई होती है वो किससे स्मॉल यूनिट से मिलकर के बनी हुई होती है, दैट पर्टिकुलर यूनिट इज कॉल्ड एज सेल। ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करा था कि किस तरीके से सेल की जो है वो डिस्कवरी हुई थी। और ये डिस्कवरी किसने करी थी, सबसे पहले ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने जो है वो डिस्कवरी करी थी। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, सेल थ्योरी के बारे में हम लोगों ने देखा था जो कि शिल्डन एंड श्वान ने दी थी। ठीक है, और सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जितने भी सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं और जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो सारे दैट इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने सेल में देखी थी। फिर हम लोगों ने सेल के अंदर देखी थी कि सेल के अंदर जो है वो वैरायटी होती है। किस तरीके से ये वैरायटी होती है, इन टर्म्स ऑफ नंबर होती है, इन टर्म्स ऑफ शेप होती है और इन टर्म्स ऑफ साइज होती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी थी। और एट लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, कौन से और से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है, और यूकैरियोट्स में पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेल की जो है वो बात करी थी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा होता है। मैंने आपको डायग्राम बना करके एक रफ डायग्राम बना करके, सिंपल से डायग्राम बना करके बताया था कि हाँ भाई सेल जो होता है वो किस तरीके से ये है, इसके अंदर क्या होता है, ये बाहर की सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है और इस तरीके से बीच में एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म पड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे लेट्स से कि ये इस तरीके से मैंने एक सेल का डायग्राम बनाया। यहां पे बच्चों क्या है कि सेल के डायग्राम में मैंने जिस तरीके से बताया था कि बीच में क्या होता है, इस तरीके से एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस इस तरीके से पड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, यानी कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। दूसरी चीज ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये जेली लाइक सब्सटेंस हमारा जो है जो बीच में पड़ा हुआ रहता है, इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों क्या होता है कि सारे अलग अलग क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, लेट्स से कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इस तरीके से कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल होता है, वैक्यूल होता है, और क्या होता है, प्लास्टिड्स होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है और किस तरीके से क्या क्या रोल होता है उनका, वो चीज हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की कि आखिर ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है बच्चों वो क्या होता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों, किसी भी पर्टिकुलर सेल की जो बाउंड्री होती है, ठीक है ना, जो कि उसको बाहर के सेल से, दूसरों के सेल से और जो टिश्यू के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ठीक है, जैसे इस तरीके से एक पर्टिकुलर टिश्यू है, उसके अंदर बहुत ढेर सारे सेल मौजूद हैं। ठीक है, तो इस सेल्स के बीच में क्या होता है बच्चों, कुछ फ्लूइड इस तरीके से प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज ECF. What does it stands for? Extra cellular fluid, या फिर इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। और इसी के जरिए से क्या होता है, सारे एक्सचेंजेस होते हैं, जितनी भी चीजें होती है, ब्लड स्ट्रीम जो है वो आती है यहाँ पे कैपिलरीज आर्टरीज में और वेन्स में स्प्लिट होती है। फिर आर्टरीज जो होती हैं वो फिर फर्दर आपकी किस चीज में, आर्टरीज आपकी जो है बच्चों क्या होता है,
फर्दर स्प्लिट होती है किस चीज में, कैपिलरीज में, और कैपिलरीज के जरिए से इसमें एक्सचेंज हो जाता है, सारी चीजें जो है वो टिश्यू फ्लूइड में आ जाती है। अब एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, और यहां पर टिश्यू फ्लूइड मौजूद है, ये टिश्यू फ्लूइड है बाहर वाला, अंदर वाला क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो इन दो चीजों के बीच में जो है वो एक्सचेंज होता है, किस तरीके से, इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। दिस इज SPM, स्टैंड्स फॉर selectively permeable membrane। यानी क्या मतलब है कि ये नहीं होता इसमें कि हर चीज जो है वो जो इधर से है उधर पहुंच जाएगी या अंदर से बाहर पहुंच जाएगी। जो चीजें हैं सेलेक्टिवली हो जाएंगी, जिनकी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल की ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है अंदर सेल के, तो ग्लूकोज अंदर होगा, इंटर, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो वेस्ट मटेरियल है, तो ये वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर जाएगा। तो ये क्या करता है, हर किसी मटेरियल को जो है अंदर बाहर नहीं करता है, ठीक है ना। सिलेक्टिव मटेरियल जो होते हैं उनको, उनका जो है वो एक्सचेंज होता है किस तरीके से, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसका एक और नाम होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो ये होता है हमारा क्या, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अब दूसरी बात क्या आती है, हमारा दूसरा आइटम जो है वो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई दूसरी चीज क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई ये जो है वो सेमी सॉलिड यानी कि जेली टाइप का जो है वो सब्सटेंस होता है। इसके अंदर क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया, सारी चीजें जो है वो पता चला वेस्ट वीट इसी के अंदर। अगर एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वेस्ट है। ऑक्सीजन क्या है, यूजफुल चीज हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, यूजफुल चीज हो जाएगी। ग्लूकोज क्या है, आपका फूड मटेरियल जो है वो भी यूजफुल चीज हो जाएंगी। वेस्ट, न्यूक्लिक वेस्ट है जो है वो सारी क्या हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी एक्सचेंजेस हो रहे हैं ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक्सचेंज का मीडियम होता है। जो भी चीज आनी है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आनी है, और फिर उसके अंदर से जो है वो अलग अलग ऑर्गेनल्स में जहां जहां जिस जिस चीज की जरूरत होती है वो वहां पर पहुंच जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। यानी कि जिस भी पर्टिकुलर चीज को जरूरत है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि उसमें जो है वो पर्टिकुलर एक रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन होती है, अभी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है, हर एक रिएक्शन के बाद क्या होता है, कुछ वेस्ट निकलता है। तो वो वेस्ट मटेरियल बच्चे जो है वो आकर के इसी में पड़ जा रहा है। अब उसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए से जो है वो फर्दर बाहर की तरफ चला जाएगा, किस चीज में, आपके इसी ईसीएफ में। ब्लड स्ट्रीम जो है कैपिलरीज के जरिए से आ रही थी, वो कैपिलरीज क्या है, वेन्यूल्स बनाती हैं, वो वेन्यूल्स वेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वेन आगे जो है वो हार्ट तक पहुंच जाती है, मतलब कि आगे पहुंच जाती है पंप होने के लिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या था, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन देख लिया हम लोगों ने, साइटोप्लाज्म देख लिया। अब आगे हम लोग को क्या बात करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो एक सेल ऑर्गेनल होता है। अच्छा, एक बात और कि ये जितनी भी चीजें सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद होती हैं, यानी कि एक सेल के अंदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें मौजूद हैं, ये है आपका न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, तमाम चीजें क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है इनको। बात समझ में आई। तो अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये सारी चीजें हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अभी हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बाद हम लोगों ने किस चीज के बारे में पढ़ा, आपके सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, और सेल मेम्ब्रेन के बाद अभी बच्चों साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। अब हम लोग तीसरी चीज देखते हैं, अपना न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक न्यूक्लियस का आप देख रहे हैं किस तरीके से एक डायग्राम मौजूद है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, ये मेन पार्ट होता है किस चीज का, सेल का। यानी कि जितने भी फंक्शन होते हैं सेल के वो कौन कंट्रोल करता है, दैट इज गोइंग टू कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, ठीक है। सारे जो है वो फंक्शन कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस के ही बेसिस पे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था किसको, प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। यानी कि प्रोकैरियोट्स में क्या था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, उसको उसके न्यूक्लियस क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कह रहे थे,
यहाँ पे क्या है, पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इस तरीके का होता है। इसमें क्या है बच्चों, इस तरीके से ये जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, या फिर इसको जो है इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। ये क्या होता है, ये बाहर के साइटोप्लाज्म से जो है वो न्यूक्लियस को अलग करता है, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है, जब बाहर न्यूक्लियस के बाहर जिस तरीके से हम लोगों ने सेल के बाहर देखा टिश्यू फ्लूइड था, टिश्यू फ्लूइड के जरिए से साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सचेंज हुआ, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, इस तरीके से एक्सचेंज हो जाता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। तो जो भी चीजें चाहिए होती हैं और जो भी चीजें निकालनी होती है वो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाती है, जैसे साइटोप्लाज्म और टिश्यू फ्लूइड के अंदर होती है, एकदम बिल्कुल सिमिलर तरीके से। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। आगे क्या है कि अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या था, सेमी परमेबल था, कुछ चीजें आ रही थी, कुछ चीजें जा रही थी, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, यहां पर आप देखें तो इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, छोटे 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 छेद प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोग अगर अपने हाथ की बात करें तो हाथों से जहां से बाल निकल रहे होते हैं, तो अगर गौर से देखें स्वेट निकलता है, तो उसपे क्या छोटे 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 पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। तो इसी के जरिए से जो है वो क्या होता है, स्वेट बाहर आता है या बाल बाहर आता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी छोटे 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 होल्स होते हैं, छेद होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखने को क्या मिल रही है कि इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से ये मौजूद है, ये सारी चीजें अगर हम लोग यहां पर देखें, सो दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दीज आर कॉल्ड एज क्रोमेटिन मटेरियल्स, या फिर इनको क्रोमेटिन फाइबर्स भी कहा जाता है, क्योंकि फाइबर की तरह स्ट्रक्चर है तो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है इनको क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन मटेरियल कहा जाता है। अच्छा, अब इनका क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है बेटा, ठीक है, तो ये जो है वो एक साथ होकर के क्या बना लेते हैं, एक चीज बना लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहा जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अब ये क्रोमोसोम्स का क्या फंक्शन होता है साहब, तो क्रोमोसोम्स के ऊपर कुछ पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट होती है, एक ऐसी चीज प्रेजेंट होती है इस तरीके से, यहां पे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज जीन, ठीक है। ये जीन बच्चे जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है इनहेरिटेंस की, मैंने क्या बोला, इनहेरिटेंस। ये जीन हमारी किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इनहेरिटेंस के लिए। अब इनहेरिटेंस ये क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा बच्चों कि कुछ लोग आते हैं, आपको देखते हैं किस तरीके से कहते हैं कि अरे भैया तुम्हारे बाल जो है वो तो अब्बा की तरह हैं, और तुम्हारी आंखें जो हैं वो तुम्हारी अम्मा की तरह हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आए, वो सारे कैरेक्टर्स जो आते हैं, वो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस कहा जाता है। यानी कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। और ये इनहेरिटेंस किसकी वजह से होता है बच्चों, ये होता है आपके जीन्स की वजह से। अंडरस्टैंड, और जीन कहां प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ये सेल डिवीजन के टाइम जो है बच्चों बनते हैं, ठीक है ना, अदरवाइज ये जो है वो क्रोमेटिन फाइबर की तरह इस तरीके से मौजूद होते हैं। ओके, तो ये चीज हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टर्स का, ठीक है। कि भाई अगर किसी के बाल जो है वो करली हैं, तो हो सकता है उनके दोनों पेरेंट्स में से किसी के बाल करली हो। आइज जो है वो ब्राउन है, तो पता चला पेरेंट्स की किसी के आइज जो है वो ब्राउन होती होगी, ठीक है ना। इसी वजह से वहीं से कैरेक्टर्स, ऐसा नहीं कि कहीं और से इस तरीके से आ गए, तो ये कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट होते हैं। इसी तरीके से खाली कैरेक्टर्स नहीं है, कभी कभार क्या होता है कि कुछ डिजीजेस भी होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो भी इसी तरीके से जीन्स के जरिए से जो है वो जेनेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जीन्स के जरिए से वो ट्रांसफर हो रही है, दैट इज व्हाई दिस डिजीजेस आर कॉल्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिजीजेस। वो क्या है, जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहती है। जैसे हीमोफीलिया है, यानी कि किसी को कट लग जाता है, उन लोगों को जो बीमारी होती है, कट लग जाता है तो खून जो है वो बहता ही जाता है, रुकता नहीं है, क्लॉटिंग बहुत आसानी से नहीं हो पाती है, तो बहुत खतरनाक डिजीज है ये। खैर, तो हम लोगों ने क्या देखा, क्रोमेटिन फाइबर्स के बारे में देखा, और इसी तरीके से एक बहुत न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क सा जो है वो सिंबल आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये सारे जो है बच्चों क्या होते हैं, न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं, और ये सारा क्या होता है, न्यूक्लियस का फंक्शन होता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम्स, जीन्स,
इनहेरिटेंस, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो उठ करके आते हैं, और हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई कौन कौन से जो है वो क्वेश्चंस किस किस तरीके से जो है वो इन चैप्टर से जो है वो रिलेटेड आते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम लोगों ने बात कर ली न्यूक्लियस की। ठीक है, अगर हम लोग आगे चलें नेक्स्ट ऑर्गेनल पे, तो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका एक पर्टिकुलर नाम और होता है, इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस क्या चीज होती है? यानी कि वो चीज होती है जहां से भाई बेसिकली अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का एक पावर हाउस होता है, वहां से क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो है बच्चों, अब मैं बोल रहा हूं इस चीज को, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं या आप बैठ करके पढ़ रहे हो, बैठे हो, तमाम चीजों के लिए क्या है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वो एनर्जी बॉडी में कहां से आती है? तो वो बॉडी पे जो एनर्जी होती है वो कहां पे जनरेट होती है? वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जनरेट होती है। ठीक है, इसी वजह से, क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनल हमारा जो है वो एनर्जी देता है। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अच्छा, अब बात आती है कि कैसे क्या करता है साहब ये जो कि एनर्जी देने लगता है हम लोगों को। तो अभी हम लोगों ने सेल का डायग्राम देखा था कि इस तरीके से ये सेल था आपका, यहाँ पे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड भी है और हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी है। ठीक है ना, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज जो है वो इस तरीके से आ गया है, सेलुलर फ्लूइड से चेंज होकर के अब अंदर की तरफ हमारा ग्लूकोज मौजूद है, ऑक्सीजन भी यही मौजूद है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो होती है बच्चों, दैट ऑक्सीजन इज गोइंग टू एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन यहां पर जो है वो एंटर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो भी जो है वो सेल के अंदर आता है, वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हो जाता है, और वो ब्रेकडाउन होने के बाद भी जो है उस तरीके से अंदर आ जाता है। अब यहां पर क्या होता है? वो फूड का जो है वो यूटिलाइजेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूं मैं। फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट है, मैंने आपको एक चॉकलेट दी खाने के लिए, ये लो बच्चे चॉकलेट खाओ। ठीक है, अब आप क्या करोगे? उसका पहले रैपर फाड़ोगे, फिर चॉकलेट निकालोगे, उसके बाद खाओगे ना। तो इसी तरीके से जो हमारे पास फूड आया, इवन आफ्टर डाइजेशन सेल के पास जो फूड आया है, जो ग्लूकोज इस तरीके से आया है, वो कैसा है? वो रैप्ड है। वो कहां से फटेगा? वो जब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया तो ऑक्सीजन जो है वो टीयरिंग का काम करती है, ऑक्सीजन ने उस रैपर को फाड़ा और फिर निकल के तुम्हें जो है वो चॉकलेट मिली। यानी कि फिर वो निकला जो, तो वो उससे एनर्जी निकल करके आई, यानी कि ग्लूकोज से एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिली, ऑक्सीजन ने क्या करा? उस रैपर को फाड़ा, उसमें से फिर एनर्जी निकली। ठीक है, सो इसी वजह से इसको क्या कहा गया? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चे इस तरीके से कुछ शेप होता है, और इसके अंदर क्या है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से जो है वो घुमा हुआ इस तरीके से यहां पर ये रहता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज क्रिस्टे कहा जाता है इसको। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात क्या होती है कि ये इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि एक यहां पर आप देख रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन है और ये वाली जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है। तीसरी चीज क्या? इसके पास जो है वो अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अपने राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बारे में क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है, इसके पास राइबोसोम्स भी अपने होते हैं, प्लस इसके पास जो है राइबोसोम्स बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं तो ये एक ऐसी चीज होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करती है। ठीक है, दूसरी चीज इसके पास डीएनए भी अपना होता है। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, यानी कि राइबोसोम्स और डीएनए दोनों ही अपना होता है। तो ये क्या करते हैं? अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते हैं। यही वजह होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनल कहा जाता है। ठीक है, या फिर सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनॉमस या फिर कहा जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये हम लोगों ने क्या देखा? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा कि किस तरीके से ये हमारा पावर हाउस जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब इसी में अगर हम लोग आगे चलें बच्चों, तो जैसा कि अगर मैंने सेल की ही बात करी थी, ठीक है, तो सेल में या इसी में देखें,
आपको कल मैंने एक डायग्राम दिखाया था इस तरीके से प्लांट सेल का, अनियन पील में जो एग्जांपल दिखाया था, अनियन पील वाला जो दिखाया था, उसमें मैंने आपको जो है चीजें अलग अलग बताई थी कि हाँ भाई ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका वैक्यूल है। उसमें एक मेन चीज मैंने बताई थी, एक बाहर की चीज बताई थी, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। यानी कि बच्चे क्या है कि सेल मेम्ब्रेन तो है ही, ठीक है, एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन और आ जाती है, ये क्या होती है, प्लांट सेल में खास तौर से ये होती है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, सेल वॉल कहा जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, ये सिर्फ जो है वो प्लांट सेल में होती है, ठीक है ना, या फिर हम लोग बैक्टीरिया वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी, एनिमल सेल में खैर नहीं होती है प्लांट सेल। इन शॉर्ट ये बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में होती है। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो होती है वो डेड होती है, ठीक है। एक खास बात और कि एक मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलोज। ये हमारी सेल वॉल जो होती है बच्चों, वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, एक मटेरियल होता है सेल्यूलोज। इसकी अब खास बात क्या होती है, क्या करती है, क्या फंक्शन होता है, ये जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट को। प्लांट जो होते हैं रिजिड होते हैं भाई, अगर ठंड पड़ रही है तो आप क्या करेंगे, जैकेट पहन लेंगे, ब्लोअर चला लेंगे। गर्मी पड़ रही है, क्या करा कि भाई एसी चला लिया, ये सारी चीजें, या मतलब कि नहा धो करके आ गए, ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या है, प्लांट्स ना मूव कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो उनके अंदर ये सेल वॉल जो होती है बच्चों, ये हर चीज से उनको जो है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो उनका अंदर का सेल का मटेरियल जो है वो डैमेज ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करती है। यानी कि रिजिडिटी क्या है कि मतलब बहुत तेज हवा चली तो प्लांट उससे उड़ उड़ ना जाए, ठीक है, तो रिजिड होते हैं इसी वजह से प्लांट की, उस सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से। तो एकदम मैकेनिकल सपोर्ट बिल्कुल इस तरीके से उनको जो है वो सब प्रोवाइड करता है सेल वॉल। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये चीज हम लोगों ने देखी, सेल वॉल के बारे में भी देख लिया। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हम लोग अभी बात कर रहे थे पिछले पीछे, ये सारी बात करी हम लोगों ने, सेल मेम्ब्रेन की बात करी, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, फिर न्यूक्लियस है, सारी चीजें हैं मौजूद, ठीक है बच्चे। तो यहां पर ये न्यूक्लियस है आपका इस तरीके से। सेल मेम्ब्रेन के अंदर गौर से सुनिएगा बच्चों, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, यानी कि जितनी भी चीजें होती हैं वो लिविंग होती है, सबसे पहली बात। वो उन चीजों को क्या कहा जाता है बच्चे, एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना, सिंपल अगर एकदम बताना चाहूं मैं तो ये क्या है कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म खाली साइटोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्म के जो ऑर्गेनल्स होते हैं सारे वो, ठीक है, ये मिलकर के क्या बनता है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। एंड प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। यही जो है वो सेल का जो है क्या होता है बच्चों, लिविंग पार्ट होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो इसी के अंदर जो है वो सारी हम लोगों ने देखा, साइटोप्लाज्म का पार्ट है, साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन हो रही थी, जितनी भी चीजें हो रही उसके ऑर्गेनल्स हैं, उससे ऑर्गेनल्स के अंदर ही हो रही हैं तमाम रिएक्शंस वगैरह, ठीक है। एक्सचेंज भी हो रहा है तो साइटोप्लाज्म के बीच में और उनके मेम्ब्रेन के सॉरी उनके अंदर जो क्या कहते हैं जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उनके बीच में जो है एक्सचेंज हो रहा है। तो सारी चीजें जो हो रही हैं वो इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है बच्चों, आपका मेनली जो है वो 4 एलिमेंट का मिला हुआ बना हुआ होता है, ठीक है ना। कौन कौन से वो एलिमेंट्स होते हैं, मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है बच्चों, वो किस चीज का बना हुआ होता है। तो 4 एलिमेंट हमने देखे कि 4 एलिमेंट का मेनली जो है वो कंपोज होता है क्या, आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसके अंदर जो है वो ऐसा नहीं कि खाली यही चीज प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से, भैया आप लोगों ने ग्लूकोज की बात करी, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ठीक है, तो उस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है,
और आपका मिनरल सॉल्ट्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे किसमें होती हैं, प्रोटोप्लाज्म में होती हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है वो देखी कि प्रोटोप्लाज्म ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है वो आपके कंपटीशन में आता है, एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन जो है वो जरूर आता है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब एक बात होती है, एक चीज होती है जिसको कहते हैं प्लास्टिड। जैसे कि सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने बच्चों पढ़ा कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन दी प्लांट्स। सिमिलरली प्लास्टिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दी प्लांट्स। ये भी कहां होते हैं बच्चों, दीज आर आल्सो इन दी प्लांट्स, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्लास्टिड्स जो होते हैं बच्चों, ये प्लांट जो होते हैं, कुछ प्लांट्स को आपने देखा कि वो कलर्ड होते हैं, कुछ पार्ट जो होते हैं वो अनकलर्ड होते हैं, कैसे होते हैं, और अलग अलग कलर के होते हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटो की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। टोमेटो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो टोमेटो के अंदर जो पर्टिकुलर प्लास्टिक प्रेजेंट होगा, उसके अंदर एक ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट होगा जिसका रेड कलर होगा, वही जो है वो उस टोमेटो को रेड कलर प्रोवाइड करा रहा है। तो ये फंक्शन होता है किसका बच्चों, प्लास्टिड का। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लास्टिड होता है जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो ग्रीन कलर का पिगमेंट है तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा, और हमारे प्लांट्स में ग्रीन कलर का क्या होता है, लीव्स होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कहां प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये ग्रीन पिगमेंट, वो पर्टिकुलर प्लास्टिड जिसके अंदर ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट हो, दिस ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। तो वो वाला प्लास्टिड जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दैट पर्टिकुलर प्लास्टिड इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। और यही क्लोरोप्लास्ट है बच्चों जिसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस जिसके जरिए से प्लांट अपना जो है वो फूड प्रिपेयर करता है, यानी कि क्या होता है इसमें, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चे, वाटर लेता है प्लांट और क्या करता है, ग्लूकोज बना देता है। ये चीज जो होती है वो कहां पर होती है बच्चे, इन प्रेजेंस ऑफ ये क्लोरोफिल जो होता है, ये आपकी सनलाइट जो होती है, इसने सनलाइट, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज किया। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई, लीफ है, लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। दीज पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टोमेटा के जरिए से क्या हुआ बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, वहां पर सांस लिया, उसने ब्रीथ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई, लीफ के पास कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गई। दूसरी चीज क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ये आपकी रूट्स जो होती हैं, रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, और किससे, जाइलम के जरिए से, कल बताया था मैंने, प्रोवाइड कर दिया, पहुंचा दिया, कहां पर, लीफ के पास। वहां पे क्या हुआ, ये दोनों चीजें मिल गई। अब तो अब वहां पे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया उसने, और आपका ये ग्लूकोज बना दिया, and this particular process is called as photosynthesis. Understand students, ठीक है। तो ये था फंक्शन हमारे प्लास्टिड का। ओके बच्चों, ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब एक खास बात और, एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है बच्चे, खाली जगह होती है, ठीक है। अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें, इसके अंदर काफी बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। और एक एनिमल सेल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल जो होता है बेटा छोटा सा होता है, ठीक है। अब वैक्यूल जो होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जो है वो एक पर्टिकुलर लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर लिक्विड इज कॉल्ड एज सेल सैप। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, सेल सैप कहा जाता है, अंडरस्टैंड। और एनिमल सेल में क्या होता है, ये छोटा सा होता है। प्लांट सेल में क्या हो रहा है, प्लांट सेल में जो है इसको जो है वो टर्जिट बनाता है, यानी कि वो प्लांट सेल जो है वो श्रिंक ना हो जाए या बस्ट ना कर जाए, इस तरीके से यहां पर जो है सेल वॉल तो होती है,
प्लांट सेल में इस तरीके से बाहर सेल वॉल है ही, अंदर से भी जो है वो सपोर्ट कर रहा है उस चीज को, ठीक है, कि अंदर से जो है वो ऑर्गेनल जो है उस तरीके से सिकुड़ ना जाए। यहाँ पर इसमें खास बात क्या होती है कि जो जब जाहिर सी बात है ये इस जगह पर है तो इसका न्यूक्लियस जो है वो साइड में होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है एनिमल सेल में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक बात पढ़ी किस चीज के बारे में बच्चों, वैक्यूल्स के बारे में, जो कि एनिमल सेल में देखा हम लोगों ने और प्लांट सेल में देखा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ये हम लोगों ने अपने सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करी, एक एक चीजें जो है वो देखी, ठीक है। अगर अब हम लोग यहां पर देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर आप देखें तो प्लांट सेल में क्या है, बाहर जो है वो एक सेल वॉल भी प्रेजेंट है। जस्ट लेट मी हैव अ पेन। ओके, यहां पे क्या है बच्चों, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में क्या है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन, अगर सिमिलैरिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि भाई सेल मेम्ब्रेन यहां भी प्रेजेंट है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यहां भी प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल के अंदर भी होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है, साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी होता है, न्यूक्लियस इसमें भी होता है और न्यूक्लियस जो है बच्चों इसमें भी होता है, इसी तरीके से न्यूक्लियोलस भी है और यहाँ पे भी न्यूक्लियोलस है, ठीक है। वैक्यूल की अगर हम लोग बात करें, यहां पर अब डिफरेंस आ जाता है, यहाँ सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी है और माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास भी है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर लिखा है, प्लूरल टर्म जो होता है बच्चों वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और सिंगुलर टर्म जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियन होता है। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब यहां पे क्या बात हुई, वैक्यूल की बात करें अगर, तो वैक्यूल अगर आप देखो बच्चों तो कितना बड़ा वैक्यूल है इसका, वेरएज इनका वैक्यूल जो होता है वो छोटा सा एकदम जरा सा होता है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो ये आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या आ गया कि भाई यहां पर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। तीसरी चीज, इनके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, एक खास प्लास्टिड की बात करी थी हम लोगों ने, क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये तीन मेन डिफरेंसेस जो होते हैं प्लांट और एनिमल सेल में, ये हम लोगों ने देखे आज। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अच्छा, अब एक बात मैंने बहुत शुरू में कही थी, या सेल को कहा जाता है कि दिस इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंक्शनल तो हम लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई जो भी फंक्शन हो रहा है वो यहीं पर ही हो रहा है, सारे रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो सारे के सारे यहीं पर ही हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहे हैं। कुछ रिएक्शंस जो है वो आपके राइबोसोम्स हैं, कुछ रिएक्शंस आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे अलग अलग ऑर्गेनल्स जो है जिसको आप आगे पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, तो ये सारे ऑर्गेनल्स में अलग अलग रिएक्शंस जो है वो हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म का तमाम चीजें हम लोगों ने देखी, ठीक है। तो इस फंक्शनल तो देख लिया, अब अगर हम लोग स्ट्रक्चरल की बात करें कि साहब कैसे आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट भी है हमारा ये, कि किस तरीके से हम इस चीज को कहें कि भाई ये हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, तो क्या होता है बच्चों, तो स्ट्रक्चरल यूनिट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस तरीके से आपने जो है वो देखा कि सेल होता है, ठीक है, सेल है। सेल के बारे में मैंने क्या बताया, ये एनिमल सेल्स जो होते हैं, एनिमल सेल का एग्जांपल लेकर मैं यहां बता रहा हूं, एनिमल सेल्स क्या होते थे, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते थे। स्पेशलाइज्ड मतलब कि एक पर्टिकुलर फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे। तो यहां पे मैंने एग्जांपल लिया है मसल सेल का, ठीक है, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल है, इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ये वही फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा था। इसका क्या फंक्शन था, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का ये फंक्शन था इसका। अब ये सेल जो होता है बच्चे, ये अकेले काम नहीं करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या था, अमीबा का एग्जांपल हम लोगों ने कल पढ़ा था, वो सारे के सारे प्रोसेसेस क्या हो रहे थे बच्चों, एक ही पर्टिकुलर सिंगल सेल से हो रहे थे। दैट इज व्हाई दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहां पे क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, ये ग्रुप बनाते हैं, ये एग्रीगेट होते हैं और एक सिंगल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने लगते हैं, और ये क्या कहलाने लगते हैं फिर, दैट आर कॉल्ड एज टिश्यू, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने मसल सेल लिया था तो क्या बन जाएगा, हमारा मसल टिश्यू बन जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है टिश्यू। फिर क्या हुआ, टिश्यू ने जो है वो एग्रीगेट किया, ठीक है, एक साथ एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे, एंड दे गिव बर्थ टू ऑर्गन, यानी कि क्या हुआ, ऑर्गन जो है बना लिया, ठीक है ना। कौन सी मसल्स थी ये जो है, इन्होंने हार्ट बनाया, तो हार्ट की जो मसल्स होती है दैट इज कॉल्ड एज
कार्डियक मसल्स। क्या बना लिया, यानी कि सेल ने मिलकर के बनाया बच्चों टिश्यू, टिश्यू ने मिलकर बना लिया क्या, ऑर्गन। ऑर्गन क्या हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बाकी अलग अलग ऑर्गन, ठीक है ना, जैसे लंग्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि ये पाइपलाइंस होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं। इस तरीके से सबने मिल करके क्या बना लिया बच्चों, इन्होंने एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम, जिसको क्या कहा गया, सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया। क्या बनाया, ऑर्गन्स ने मिलके जो है वो ऑर्गन सिस्टम बना लिया। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका जो है वो क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम हो गया, यानी कि एक पर्टिकुलर फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का हम लोगों ने बात कर ली, तो क्या है कि पूरे ब्लड, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है, वो उसका पर्टिकुलर फंक्शन हो गया। ठीक है ना, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स लगे हुए हैं। वो अलग अलग ऑर्गन्स किससे बने हुए हैं, वो अलग अलग ऑर्गन्स आपके टिश्यू से बने हुए हैं, और वो टिश्यूज किससे बेसिकली बने हुए हैं, वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बना लेते हैं बच्चों, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। यानी कि अगर हम अपनी ही बात करें तो हमारे अंदर क्या है, नर्वस सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, स्केलेटल सिस्टम भी है, मस्कुलर सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बना लेते हैं बच्चों, पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। यही प्रूफ करता है क्या, जो हम लोगों ने बात करी थी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है सर सेल। तो स्ट्रक्चरल किस तरीके से हुआ, इसी तरीके से, यानी कि ऑर्गेनिज्म कैसे बना है बच्चों, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बना है। ऑर्गन सिस्टम कैसे बना है, ऑर्गन से मिलकर के बना है। ऑर्गन्स कैसे बने, टिश्यूज से मिलकर, और बेसिकली टिश्यूज किससे बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। तो इसी वजह से सेल को कहा जाता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, और हम लोग इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पिछले साल में क्वेश्चंस आए थे। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको वर्ड टाइम टू टाइम जो है वो जैसे ही वीडियो आए फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपका बिल्कुल भी लॉस ना हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।